This is lecture number 5 of GOC1. Lecture 5 of GOC1. इसमें हम एसिडिक स्ट्रेंथ पे कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। ठीक है, आपको पता है जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करता है कि उस एसिड का आयनाइजेशन कांस्टेंट कितना है। यानी कि अगर एसिड का आयनाइजेशन कांस्टेंट ज़्यादा है तो यानी कि उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। आयनाइजेशन कांस्टेंट का मतलब होता है कि एक एसिड कितना H+ डोनेट करेगा, कितना आयोनाइज करके H+ डोनेट करेगा, उतना उसका Ka ज़्यादा। और एक एसिड जितना H+ डोनेट करेगा उतना उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। और आपको पता है कि Ka और pKa एक दूसरे का उल्टा होता है, तो Ka ज़्यादा, इसका मतलब जो pKa वैल्यू है वो कम होगा। और अगर एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन विल बी मोर। तो ये आपको याद रखना है। अब इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। सो अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपको क्या करना है, आपको H हटा करके एनाइन बनाना है। पहले तो आप H हटा करके एनाइन बनाइए। अब आप एनाइन का स्टेबिलिटी चेक करिए, तो आप देखिएगा फ्लोरीन जो है इसका -I इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है आउट ऑफ ऑल हेलोजन, इसीलिए ऑर्डर कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर कुछ ये हो जाएगा। फिर आप इस क्वेश्चन में देखिए, पहले आप क्या करिए, H+ हटा करके एनाइन बनाइए। तो हमने H+ हटाया और एनाइन बनाया। CH4 में से H+ हटाया, CH3 बना। फिर NH3 में से NH2, फिर H2O में से OH और फिर F में। अब आप देखिए सेम पीरियड में जा रहे हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो हम देखते हैं कि जिसका En ज़्यादा, उस पर नेगेटिव चार्ज जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। नेगेटिव चार्ज ऑन मोर En एटम विल बी मोर स्टेबल, इसीलिए ऑर्डर ऐसा बनेगा। अब देखिए HF, HCl, HBr और I-। जब आप इसमें से H+ हटाइएगा तो यहाँ बनेगा F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव एंड I नेगेटिव। अब ध्यान से देखिए, अब जो नेगेटिव चार्ज है इज प्रेजेंट ऑन बिगर एटम, और हम ग्रुप में आ गए हैं, तो नेगेटिव चार्ज ऑन बिगर एटम इज मोर स्टेबल, इसलिए ऐसा ऑर्डर बना। फिर इसमें देखिए आप H+ हटाइएगा, एनाइन बनाइएगा, तो यहाँ देखिए 3 Cl3 है, 3 Cl है, यहाँ 2 Cl है, यहाँ एक भी Cl नहीं है। तो Cl जो होता है इट इज़ -I ग्रुप, तो इसीलिए ऑर्डर कुछ ऐसा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपको दिया है CH3NH2, CH3OH एंड CH3SH। पहले तो आप H हटाइएगा, H+ हटाइएगा तो यहाँ बनेगा CH3NH नेगेटिव, H हटाइएगा तो CH3O नेगेटिव, H हटाइएगा तो CH3S नेगेटिव। पहले तो आप देखिए ऑक्सीजन और सल्फर सेम ग्रुप में है और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पीरियड में है। तो आपको पता है FON से कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होता है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। और ऊपर से नीचे आइएगा तो ऑक्सीजन और सल्फर में सल्फर का साइज बड़ा है, तो नेगेटिव चार्ज इस पे ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए ऑर्डर कुछ ऐसा बनेगा। सबसे ज़्यादा S नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर O नेगेटिव, फिर N नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नीट 2017 में आया था। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH3 CH3। देखिए अगर आप यहाँ से H+ हटाते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज मोर sp कार्बन पे है, यहाँ से H+ हटाते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज लेस sp पे होगा, इसलिए ऑर्डर कुछ ऐसा बनेगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3NH2 एंड फिर NH3। तो आप इसमें से H+ हटाइएगा तो आपको ये एनाइन मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे H+ हटाने से, यहाँ H+ हटाने से और यहाँ H+ हटाने से। अब आप देखिए, ध्यान से देखिए, इस और इसमें कंपेयर करिए। इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो सेम En पे है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका सेम है, लेकिन यहाँ पे एक +I ग्रुप जुड़ गया, तो यानी कि
प्लस आई जुड़ने से जो बी का स्टेबिलिटी होगा वो ए से ज़्यादा होगा, तो यानी बी इज ग्रेटर देन ए। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो नाइट्रोजन पे प्रेजेंट है, यानी कि सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। फिर देखिए यहाँ एक प्लस आई ग्रुप जुड़ गया, प्लस आई ग्रुप जुड़ गया, तो इसलिए डी का स्टेबिलिटी सी से ज़्यादा। डन। तो ध्यान से सुनिए, हमारे पास आंसर आएगा बी सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर ए, फिर डी, फिर सी। अब हम एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मान लीजिए आपको कहीं ऐसा लिखा हुआ मिले CH2N और 2 COH ग्रुप इससे अटैच है, तो इसको बोलते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बुलाते हैं? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप यहाँ पे N का वैल्यू चेंज करिएगा तो ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम चेंज होगा। जैसे अगर आप N 0 रखते हैं तो आपके पास क्या बनेगा? COOH, क्योंकि CH2 0 हो गया तो COH। तो N अगर 0 है तो इसको बुलाते हैं ऑक्जेलिक एसिड। N का वैल्यू अगर 1 है तो इसको बुलाते हैं मेलोनिक, 2 है तो सक्सिनिक, 3 है तो ग्लूटारिक, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लूटामिक नहीं, ग्लूटारिक एसिड, 4 है तो एडिपिक एसिड, 5 है तो पिमेलिक एसिड। तो हम इसको याद रखेंगे ओम्स गैप से। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, N का वैल्यू अगर 0 है तो ऑक्जेलिक एसिड, 1 है तो मेलोनिक एसिड, 2 है तो सक्सिनिक एसिड, 3 है तो ग्लूटारिक एसिड, 4 है तो एडिपिक एसिड, 5 है तो पिमेलिक एसिड, ठीक है। जैसे N 0 रखिए तो ऑक्जेलिक एसिड का ये स्ट्रक्चर, N इज इक्वल टू 1 रखिए तो मेलोनिक एसिड, N इज इक्वल टू 2 रखिए तो सक्सिनिक एसिड। आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, तो आप एक H हटाइए, एनाइन बनाइए, ठीक है। सिमिलरली एक H हटाइए, एनाइन बनाइए, एक H हटाइए, एनाइन बनाइए। अब आप देखिए कि ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है, ये माइनस आई इफेक्ट एनाइन के पास में है, ये माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला ये एनाइन से दूर हो गया। तो जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगा एनाइन का स्टेबिलिटी कम होगा, एनाइन का स्टेबिलिटी कम होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। इसलिए हम बोलते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑक्जेलिक एसिड का सबसे ज़्यादा, फिर मेलोनिक एसिड, फिर सक्सेनिक एसिड, फिर ग्लूटारिक एसिड, फिर एडिपिक एसिड, फिर पिमेलिक एसिड। तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिएगा, है ना। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये AIPMT 2005 में आया था। आपके पास दिया है मेलिक एसिड, स्ट्रक्चर याद होना चाहिए साहब। मेलिक एसिड दिया है CH, COH, CH डबल बॉन्ड CH और 2 COH लगा है। पहली बार जब इसको हम आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka1 लिखते हैं तो यहाँ से एक H+ निकालिए तो आपके पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। फिर आप एक और H+ निकालिए, यानी Ka2 की बात करते हैं तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। तो ये मेलिक एसिड की बात कर रहे हैं। लेकिन हम बात करते हैं सिमिलरली फ्यूमेरिक एसिड। तो मेलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड में देखिए क्या डिफरेंस है। COH यहाँ पे सेम साइड में है, यहाँ COH एंटी साइड हो गया, तो मेलिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड बोलते हैं। आपने पहली बार H+ निकाला, यानी Ka1- की बात करते हैं तो आपके पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। फिर आपने दूसरा H+ निकाला तो Ka2- की बात करते हैं तो आपके पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। अब ध्यान से सुनिए, हम आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कंपेयर करिए Ka1 और Ka1- में कौन ज़्यादा है और Ka2 और Ka2- में कौन ज़्यादा है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे जब हम पहली बार H+ निकाल रहे थे तो आपके पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और अगर यहाँ पर इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये ग्रुप और ये बहुत दूर हो गए, तो यहाँ इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि Ka1 विल बी ग्रेटर देन Ka1-। तो Ka1 विल बी ग्रेटर देन Ka1-। अब आप देखिए यहाँ इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ये वाला पार्ट इस स्टेज में जाएगा ही नहीं, और इसमें नहीं है तो ये स्टेज इसमें जाएगा। तो यानी कि Ka2- विल बी ग्रेटर देन Ka2। समझ में आया। तो ये भी ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा मेलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड का। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, CH2COH यहाँ लगा है NO2, CF3COH, CH2FCOH एंड CH2CN और COH। आपको कंपेयर करना है एसिडिक स्ट्रेंथ।
एक यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अगर आपको 3 फ्लोरीन है तो 3 फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट 1 NO2 से ज़्यादा होता है। यानी कि यहाँ देखिए 3 फ्लोरीन है, यहाँ NO2 है, यानी कि B का स्टेबिलिटी A से ज़्यादा होगा, यानी B का एसिडिक स्ट्रेंथ A से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि 3 फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट 1 NO2 से ज़्यादा होता है। तो जब आप यहाँ पे एनाइन बनाइएगा तो इसका माइनस आई मैक्सिमम होगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, यानी B का एसिडिक स्ट्रेंथ A से ज़्यादा होगा। फिर आप C और D में कंपेयर करिए, यहाँ पे है फ्लोरीन, यहाँ पे है साइनाइड। अब आप याद करिए माइनस आई टेबल, फ्री हो सुनो एसिड, यानी पहले साइनाइड आया बाद में आएगा हेलोजन, यानी कि डी सी से ज़्यादा स्टेबल होगा, तो आंसर ये मिलेगा। डन। फिर आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपको ये दिया है और आपसे पूछा है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए, के का ऑर्डर बताइए, पीके और पीएच का ऑर्डर बताइए। जैसे आपने यहाँ की कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि 3 फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट 1 NO2 से ज़्यादा होता है, सिमिलरली 2 क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट 1 NO2 से ज़्यादा होता है। तो ध्यान से देखिएगा, पहले तो आप ए और बी में कंपेयर करिए, इसमें 3 क्लोरीन, इसमें 2 क्लोरीन, तो 3 क्लोरीन का 2 क्लोरीन के कंपैरिजन में माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, इसीलिए ए का बी से ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर और बी में आप बी और सी में कंपेयर करिए, बी में 2 क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट, सी में 1 नाइट्रोजन का माइनस आई इफेक्ट। तो अभी मैंने आपको बोला था कि 2 क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट 1 NO2 से ज़्यादा होता है, तो बी और सी में बी विल बी मोर स्टेबल। और सी और डी में आप कंपेयर कर ही कर सकते हैं कि फ्री हो ओ मतलब NO2, फिर साइनाइड आएगा, तो यानी कि सी और डी में सी का ज़्यादा स्टेबल। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ए बी सी डी में सबसे ज़्यादा ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। और एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H प्लस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी एच। तो क्या निकाल सकते हैं क्या, पी के का उल्टा होगा, पी एच के का उल्टा होगा, तो आंसर आ गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुनिए, आपके पास दिया है H2O, ROH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, NH3, यहाँ पे बेंजीन पे ये है H ग्रुप, और CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर है CH4। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? EN के बेसिस पे। तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 3.5, पर इसमें देखिए एक एल्काइल ग्रुप जुड़ गया, तो जब आप यहाँ से H प्लस निकालिएगा, कॉन्जुगेट बेस बनाइएगा, तो नेगेटिव चार्ज को प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, उसके स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है। इसलिए H2O और ROH में H2O का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा एल्कोहल के कंपेयर में, ROH के कंपेयर में। ठीक है, फिर ध्यान से सुनिए, इसमें ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था 3.5, CH ट्रिपल बॉन्ड CH में जो कार्बन sp है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 3.25, तो इसलिए इसका ज़्यादा हो गया। फिर नाइट्रोजन का 3.0, तो इसलिए इसका ज़्यादा हो गया। फिर यहाँ पे देखिए जो कार्बन sp2 है, sp2 कार्बन का जो En होता है वो होता है 2.75, तो इसीलिए इसका ये ज़्यादा हो गया। फिर sp2 कार्बन का 2.75 होता है, तो इन दोनों में कंपेयर करिए, ये डबल बॉन्ड माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, तो यहाँ से जब आप H प्लस निकाल करके एनाइन बनाइएगा तो ये ज़्यादा स्टेबिलिटी देगा, तो इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा। और इसमें तो 2.5 होता है, तो इससे ये ज़्यादा स्टेबल। डन। अब एक याद करने वाला पॉइंट है कि अगर आपको CH डबल बॉन्ड CH COOH मिले तो इसको आप याद रखिएगा, इसको बोलते हैं मैलिक एसिड। CH2 COOH एक कार्बन है, तो ओम्स गैप याद करिए, तो एक कार्बन, तो यानी कि ये है मेलोनिक एसिड, ये है मैलिक एसिड, ये है मेलोनिक एसिड। डिफरेंस याद रखिएगा नाम में। और देखिए CH एक H को हटा करके हमने यहाँ देखिए हमने एक H को हटा करके यहाँ पे OH लगाया है, तो मैलिक एसिड की जगह हो गया मेलिक एसिड। यहाँ देखिए
सिर्फ ई का डिफरेंस आ रहा है। ई CH डबल बॉन्ड COH में लगाएंगे मेलिक एसिड, एक एच हटा करके, सॉरी इसमें से एक एच हटा करके, अगर CSOH COH CH2OH दिखे तो इसको बुलाते हैं मेलिक एसिड। ऐसे याद रखिएगा, सिंपल सा, कोई झमेला नहीं। इसको मेलिक एसिड, इसको मेलोनिक एसिड, इसको मेलिक एसिड, और अगर दोनों तरफ OH है तो इसको बोलते हैं टार्टरिक एसिड। तो स्ट्रक्चर और नाम दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको RC डबल बॉन्ड O कहीं पे ग्रुप मिले तो इसको बोलते हैं एसाइल ग्रुप। क्या बुलाते हैं? एसाइल ग्रुप। जैसे R की जगह हमने CH3 लिया तो CH3 C डबल बॉन्ड O को हम बुलाते हैं एसीटाइल ग्रुप, जिसको हम AC से डिनोट करते हैं, AC से लिखते हैं। तो मान लीजिए आपको लिख के दे दिया ACOH, तो AAC को बुलाएंगे एसीटाइल और OH को बुलाएंगे, तो इसको बुलाते हैं एसिटिक एसिड। तो CH3C डबल बॉन्ड O को CH3C डबल बॉन्ड O, OH को एसिटिक एसिड बुलाएंगे, इसको लिखेंगे ऐसे। OH की जगह Cl डाल दिए तो ACCl, अगर लिख के दे दे आपको तो AC की जगह आप ये स्ट्रक्चर बनाइएगा CH3C डबल बॉन्ड O और Cl लगा दीजिएगा तो एसिटाइल क्लोराइड। फिर ACNH2 लिख के दे दे तो AC की जगह आप ये ग्रुप लगाइएगा, फिर NH2 तो इसको बुलाते हैं एसिटामाइड, इसको बुलाते हैं एसिटामाइड। अगर आपको AC2O लिख के दे दे तो ACOAC लिखिएगा, AC का मतलब ये ग्रुप, फिर बीच में O, फिर AC का मतलब ये ग्रुप, इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। अब हम बात करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। मान लीजिए आपके पास एक ये स्पीसीज है जिसके ऊपर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज हो सकता है। अगर आप इस स्पीसीज को बेस बुलाइएगा तो इसका मतलब है कि ये स्पीसीज अपना लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज H+ को डोनेट करेगा, तभी आप इसको बेस बुलाइएगा। लेकिन अगर ये स्पीसीज अपना लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज किसी और कैटाइन को डोनेट कर दे अदर देन H+, तो आप इसको न्यूक्लियोफाइल बुलाइएगा, आप इसको तब बेस नहीं बुलाइएगा। बेस इसको तभी बुलाएंगे जब ये अपना लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज H+ आयन को डोनेट करे। जैसे अगर आप इसको बेस बुला रहे हैं तो ये बेस, अगर आप इसको बुला रहे हैं तो ये अपना लोन पेयर H+ आयन को डोनेट करेगा और क्या बनाएगा? BH+। तो बेस का क्या होता है? कॉन्जुगेट एसिड। और यहाँ पे जो बेस H+ को अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो इसको KB से बुलाते हैं। KB होता है बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो अगर आपको बेसिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है तो आप क्या कर लीजिए, कॉन्जुगेट एसिड का स्ट्रेंथ चेक कर लीजिए कि अगर किसी गिवन कंपाउंड में किसी स्पीसीज का कॉन्जुगेट एसिड ज़्यादा स्टेबल है तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, और KB और PKB में इन्वर्स रिलेशन होता है, और बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pH। तो ये याद रखिएगा। अच्छा, कॉन्जुगेट एसिड को अगर आप, यानी कि कैटाइन का स्टेबिलिटी, ये कैटाइन है, कैटाइन का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास है NH2 और इसके ऊपर है लोन पेयर। अगर आप इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा? ये इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, इसीलिए तो बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा तो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर यानी कि इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ेगा तो ये लोन पेयर, मोर लोन पेयर डेंसिटी, मोर डोनेशन, मोर बेसिक स्ट्रेंथ। लेकिन अगर आपने क्या किया, NH2 के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को लगा दिया तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? NH2 से लोन पेयर खींचेगा, तो उस पे लोन पेयर का जो डेंसिटी है वो कम होगा, लेस डोनेशन, लेस बेसिक स्ट्रेंथ। तो यानी बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो A का B से ज़्यादा। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस I इफेक्ट? क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ में हम कैटाइन की स्टेबिलिटी देखते हैं, तो कैटाइन का स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा? प्लस I इफेक्ट, और विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस I इफेक्ट। अब हम कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। इन 3 कंपाउंड में आपको बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। इसमें देखिए पहले आप, तो बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए आप क्या करिएगा,
इसको H+ डोनेट करिएगा, इसको आप लोन पेयर डोनेट करिएगा, तो यहाँ पे आप कैटाइन बनाइएगा। कैटाइन बनाइएगा तो कैटाइन का स्टेबिलिटी इसमें सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि 3+I इफेक्ट है, तो कैटाइन का स्टेबिलिटी 3+I यानी मोर प्लस आई, मोर लोन पेयर डेंसिटी, मोर बेसिक। एक्चुअली ऐसे करते हैं क्वेश्चन को, करने का मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ। यहाँ पे है ऑक्सीजन पे लोन पेयर, ठीक है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर। अब ये लोन पेयर अगर ये डोनेट करेगा, जो जितना लोन पेयर डोनेट करेगा वो उतना अच्छा बेसिक नेचर का होगा। अब ये लोन पेयर के डेंसिटी को ये +I इफेक्ट और बढ़ा रहा है, यहाँ 3+I इफेक्ट है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ इसका होगा क्योंकि ये लोन पेयर ज़्यादा डोनेट कर पा रहा है। सिमिलरली इसमें देखिए, इसमें नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, यहाँ इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर है। पहले तो आप चेक करिए, लोन पेयर यहाँ ऑक्सीजन पे है और इस तीनों में नाइट्रोजन पे है, तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, आपको ये पता है ऑर्डर, ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर वो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये लोन पेयर आसानी से डोनेट नहीं हो पाएगा, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम। फिर आप इस तीनों नाइट्रोजन में चेक करिए, लोन पेयर है, अगर इस लोन पेयर का आप डेंसिटी बढ़ा देते हैं किसी ऐसे ग्रुप को अटैच करवा करके, तो ये लोन पेयर आसानी से डोनेट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 3+I इफेक्ट, यहाँ 2, यहाँ 1, तो आंसर ये हो जाएगा। सिमिलरली इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें तीन नाइट्रोजन पे आपके पास लोन पेयर है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। यहाँ जो नाइट्रोजन है वो sp3 नाइट्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन sp2 नाइट्रोजन है और यहाँ नाइट्रोजन sp नाइट्रोजन है। तो आपको पता है कि sp नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होता है, तो इसीलिए ये लोन पेयर उतना आसानी से डोनेट नहीं हो पाएगा क्योंकि लोन पेयर इज प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो लेस डोनेशन टेंडेंसी होगा, तो लेस बेसिक स्ट्रेंथ होगा, तो यानी कि ऑर्डर ऐसा कुछ बनेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4, CH3NH2 NH3NH2Cl। पहले तो ध्यान रखिए, इस कंपाउंड को बुलाते हैं क्लोरामीन, है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम क्लोरामीन का रिएक्शन करवाएंगे। बेसिक स्ट्रेंथ आपको कंपेयर करना है, तो लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी चेक कर रहा है, तो ध्यान से देखिए, इसमें क्लोरीन जो है ये क्या करता है, -I इफेक्ट शो करेगा, तो क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी इजीली अवेलेबल फॉर डोनेशन। CH3+I इफेक्ट शो करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट ग्रुप करेगा, तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा उतना आसानी से लोन पेयर डोनेट होगा। ये न्यूट्रल है, इस पे ना तो +I है ना -I है, तो सबसे ज़्यादा इसका स्टेबिलिटी, फिर इसका, यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। फिर आप 5 नंबर में कंपेयर करिए, यहाँ पे देखिए ये लोन पेयर है। अब इस लोन पेयर के साथ NO2 है, इसके साथ Cl है, इसके साथ NH3 है, तो देखिए -I इफेक्ट सबसे ज़्यादा किसका होगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका -I इफेक्ट मैक्सिमम होगा। फिर NO2, फिर क्लोरीन, तो इसका I इफेक्ट मैक्सिमम, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम, तो सबसे लास्ट में C होगा। फिर इसका I मिनिमम है, तो फिर B, पहले B होगा फिर A होगा। डन। फिर इस क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, इस लोन पेयर को डोनेट करवाना है, क्योंकि जितना ज़्यादा लोन पेयर डोनेट होगा उतना ज़्यादा अच्छा बेस होगा वो। तो यहाँ देखिए +I इफेक्ट कम हो रहा है, इसका +I इफेक्ट और ज़्यादा, इसका +I इफेक्ट और ज़्यादा, इसका मैक्सिमम +I इफेक्ट, तो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बेटर विल बी इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी, तो मोर बेसिक विल बी दिस कंपाउंड। ऑर्डर ये हो जाएगा। फिर इसको देखिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें देखिए नाइट्रोजन पे लोन पेयर है जिसको डोनेट करवाना है, ठीक है, तो 1 2 3 4 कंपाउंड है, इस पर भी नाइट्रोजन का लोन पेयर है। अब ध्यान से देखिए, आप 1 और 2 में आप चेक करिए, 1 और 2 में क्या है कि ये नाइट्रोजन जो अपना लोन पेयर डोनेट करवाना चाहता है, पर क्या है कि ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इसको, इस लोन पेयर को, तो इसका टेंडेंसी कम है यहाँ, तो 1 का ज़्यादा होगा 2 से। फिर आप 3 और 4 में कंपेयर करिए, 3 और 4 में यहाँ पे नाइट्रोजन है,
यहाँ पे नाइट्रोजन है तो ये बहुत आसानी से और अट्रैक्ट कर लेगा, और यहाँ तो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन है तो ये माइनस आई इफेक्ट मैक्सिमम लगाएगा। तो 3 और 4 में 4 ज़्यादा एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ होगा 3 से, और 2 और 4 में 2 ज़्यादा होगा क्योंकि ये दूर हो गया माइनस आई इफेक्ट, ये पास हो गया। डन। नाउ दीज 2 एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको दिया है ये एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल, और आपको बोलना है बेसिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करिए। बेसिक स्ट्रेंथ मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आसानी से डोनेट कर देगा। इस केस में देखिए आप, इस मॉलिक्यूल में फ्लिपिंग नहीं है, फ्लिपिंग नहीं है तो ये लोन पेयर इधर नहीं आएगा, पर इस मॉलिक्यूल में फ्लिपिंग है, फ्लिपिंग है तो ये लोन पेयर इधर आ जाएगा, ये ग्रुप इधर आ जाएगा। तो फ्लिपिंग यानी कि अमाइन इन्वर्जन फ्लिपिंग प्रेजेंट है तो लोन पेयर लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन, तो ये लेस बेसिक होगा। यहाँ फ्लिपिंग नहीं है तो लोन पेयर इजिली अवेलेबल फॉर डोनेशन, तो ये ज़्यादा बेसिक होगा इससे। फिर आप इसमें देखिए फिनाइल मिथेनामाइन PH CH2 NH2 और अमोनिया में, तो ये NCERT बेस्ड है। इसमें हम KV वैल्यू से, PKV वैल्यू से बात करते हैं। NCERT में लिखा हुआ PKV वैल्यू इसका कम होता है, इसका ज़्यादा होता है। तो आपको पता है PKV और KB इन्वर्स रिलेशन होता है, तो PKV इसका कम है तो इसका यानी कि इसका KB ज़्यादा है, और KB ज़्यादा यानी इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। इसका PKV होता है 4.70, इसका PKV होता है 4.75, इसलिए ये ज़्यादा बेसिक होगा अमोनिया से। तो ये याद रखिएगा, बेसिक स्ट्रेंथ PKV बेस्ड वैल्यू बेस्ड पे बात करते हैं। तो दैट्स इट।